दोस्तों आज की वीडियो में हम जैकोबियन एज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने एलिजाबेथन एज के बारे में जाना था। तो दोस्तों एलिजाबेथ के डेथ के बाद उनके कोई संतान नहीं रहता, इस कारण से किंग जेम्स को किंग बना देता है। तो दोस्तों जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक। तो दोस्तों अब हम इस एज को जानेंगे। तो इस एज की इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द जैकोबियन एज इज नेम्ड आफ्टर द रेटिंग वर्ड जैकोबस। तो दोस्तों इस एज का नाम इस एज के किंग्स के नाम से ही आया है। किंग्स का नाम था जैकोबस, जो लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है जेम्स, एंड रेफर टू द किंग लीजेंस फॉर द जेम्पस। इसी कारण से इसे किंग जेम्पस कहता है। इनका टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक। तो दोस्तों आपने एलिजाबेथन एज में पढ़ा था कि उस एज में बहुत ही ग्रेटेस्ट लिटरेचर लिखे गए, और एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज में भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए। किंग जेम्पस और 4 बुक। किंग जेम्पस ने अपनी 4 बुक्स लिखा था, उनमें से एक बुक है अ काउंटरब्लेस ऑफ टोबैको, जो 1604 में लिखा गया है। Many famous playwrights such as Shakespeare, Ben Jonson, Francis Beaumont, and John Webster and John Ford। तो दोस्तों यहाँ इस एज के राइटर थे, पोएट थे, वेयर एक्टिव ड्यूरिंग एज टाइम। जॉन डन एंड मिचेल ड्रायटन वेयर इम्पोर्टेंट लिरिक पोएट। तो दोस्तों जॉन डन और मिचेल ड्रायटन यहाँ एक लिरिक्स पोएट थे, और फ्रांसिस बेकन और रॉबर्ट बर्टन यहाँ एक प्रोस राइटर थे। तो दोस्तों अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। जेम्स फर्स्ट बिकेम किंग ऑफ द इंग्लैंड इन 1603। तो दोस्तों किंग जेम्स फर्स्ट 1603 में इंग्लैंड के किंग बने, जो एलिजाबेथन फर्स्ट के डेथ के बाद उनके कोई संतान नहीं था, इस कारण से वहाँ किंग्स बने। ही वॉज ऑलरेडी जेम्स सिक्स ऑफ द स्कॉटलैंड। तो जेम्स फर्स्ट और लेडी स्कॉटलैंड के किंग्स थे, वहाँ जेम्स 6 किंग्स थे। लेकिन जब एलिजाबेथन फर्स्ट की डेथ हो जाता है, तब वहाँ इंग्लैंड की फर्स्ट किंग बनता है। जेम्स फर्स्ट वॉज अ प्रोटेस्टेंट विल इस वाइफ वॉज अ कैथोलिक। तो दोस्तों जेम्स फर्स्ट एक प्रोटेस्टेंट थे और उनकी वाइफ एक कैथोलिक थे। इन 1604 ही इंट्रोड्यूस द डिवाइन लाइट ऑफ किंग। तो दोस्तों जेम्स फर्स्ट ने 1604 में डिवाइन लाइट को इंट्रोड्यूस किया। डिवाइन लाइट यानी जो उन्हें पावर दिया है, वहाँ गॉड ने दिया है। गॉड ने उन्हें चूज़ किया है लोगों के ऊपर सत्ता करने के लिए। मैनी पीपल प्लानिंग टू रिमूव जेम्स फर्स्ट फ्रॉम द थ्रोन। तो उस एज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें गद्दी से हटाना चाहते हैं। द मोस्ट फेमस वॉज अ गन पाउडर प्लॉट। तो दोस्तों 1605 में गन पाउडर प्लॉट हुआ था, जो गाय फ्योकेस ने लीड किया था। तो दोस्तों यहाँ एक कैथोलिक लोग थे जो जेम्स फर्स्ट को गद्दी से हटाना चाहते थे और कैथोलिक किंग को बैठाना चाहते थे। तो दोस्तों इन्होंने पार्लियामेंट के नीचे गन पाउडर रखे, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट को उनकी प्लान के बारे में पता चल जाता है और वह गे फकेस को पकड़ के फांसी दे देते हैं। तो दोस्तों कैथोलिक क्या है? तो दोस्तों कैथोलिक एक बहुत ही पुराना रिलीजियंस है, और प्रोटेस्टेंट जो 16th सेंचुरी में जो चर्च में करप्शन होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों का ग्रुप है। तो दोस्तों कैथोलिक लोग बाइबल को बहुत ही प्योरिटी से मानते हैं। तो दोस्तों आप कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इस एज के। जो द जैकोबियन एज वॉज अ पीरियड ऑफ द ग्रेट लिटरेरी ग्रोथ। तो दोस्तों इस एज में बहुत ही लिटरेरी ग्रोथ हुआ था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन एज ऑफ द डिक्लाइन। इस एज को डिक्लाइन भी कहते हैं, क्योंकि लिटरेचर स्लोली चेंज आफ्टर द एलिजाबेथन एज। तो दोस्तों इस एज में लिटरेचर स्लोली चेंज हो रहे थे एलिजाबेथन एज के बाद। मैनी फेमस राइटर क्रिएटेड देयर बेस्ट वर्क ड्यूरिंग दिस एज। इस एज में
में राइटरों ने अपनी वर्क लिखा था जो बहुत ही फेमस था। इम्पोर्टेंट राइटर इंट्रोड्यूस शेक्सपियर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट राइटर था इस एज में शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट है, फ्रांसिस बेकन, जॉन वेबस्टर, विस्काउंट एंड प्लेस्टर और ऐसे बहुत सारे राइटर है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट राइटर were born in Elizabethan age but became famous of the Jacobean age। तो दोस्तों जो राइटर है वहाँ एलिजाबेथन एज में बोर्न हुए लेकिन वहाँ फेमस जैकोबियन एज में हुए। ओनली अ फ्यू राइटर वेयर ट्रूली जैकोबियन। तो दोस्तों ऐसा बहुत ही कम राइटर है जो जैकोबियन एज में हुए थे, जो 1570 to 1575 में वहाँ डेवलप हुए थे उनके राइटिंग। तो दोस्तों आप इस एज के ड्रामेटिक्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों इस एज में कौन कौन से ड्रामेटिक है? तो दोस्तों इस एज में जॉन बेंसन, फ्रांसिस बिकमाउट, जॉन फ्लेप्सर, जॉन वेबस्टर, फिलिप मैसेंजर, जॉन फ्लॉक, जेम्स शिल्डी और जॉर्ज हॉलबर्ट है। तो दोस्तों इनका वर्क भी इस साइट में लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं। तो जॉन बेंसन ने वॉल्फ्राम ड्रामा लिखा था, फ्रांसिस बिकमाउट ने द किंग्स द क्नाइक ऑफ द वाइफ ब्यूरिंग पेस लिखा था, जॉन फ्लेप्सर ने द फेथफुल शेपर्ड्स लिखा था, जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ मार्फी लिखा था, फिलिप मैसेंजर ने द न्यू वे टू पे लिखा। तो दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस एज के मेजर प्रोस राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस एज का मेजर प्रोस राइटर है फ्रांसिस बेकन जो बोर्न हुए थे 1561 में और डेथ हुए 1626 में। तो दोस्तों फ्रांसिस बेकन एक ग्रेटर प्रोस राइटर थे जैकोबियन एज के। ही वॉज आल्सो अ फिलोसोफर, लॉयर, साइंटिस्ट एंड पोलिटिशियन। तो दोस्तों वहाँ एक फिलोसोफर भी थे, लॉयर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। ही वॉज बोर्न इन लंदन इन 1561। तो दोस्तों वहाँ लंदन में बोर्न हुए थे एंड वॉज द फिफ्थ सन ऑफ द सर निकोलस बेकन। तो दोस्तों वहाँ सर निकोलस बेकन का 5th नंबर का सन था। उस सर्वेट क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट। तो दोस्तों क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट के दरबार में काम करता था। बेकन स्टूडेंट एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड लेटर लर्नेस लॉ एट गे इन। तो दोस्तों वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी पूरी की और बाद में उन्होंने ले एट ग्रे इन में भी पढ़ा। ही एंटर पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में भी गया एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में मेंबर भी थे पार्लियामेंट के अंडर किंग जेम्स फर्स्ट। ही वॉज कैंडिडेट इन 1603। तो दोस्तों वहाँ सिपाही भी बना किंग जेम्स फर्स्ट के काल में यानी जैकोबियन एज में। लेटर बिकेम लॉर्ड चांसलर। दोस्तों वहाँ एक लॉर्ड चांसलर भी बना और द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन इंग्लैंड। तो दोस्तों वहाँ इंग्लैंड के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है लॉर्ड चांसलर। इस पॉलिटिकल करियर एंडेड आफ्टर द वॉज एब्सोल्यूट्स ऑफ एक्सेप्टिस बिलीफ्स। तो दोस्तों इसका पॉलिटिकल करियर जब ख़त्म हुआ जब इन्हें रिश्वत लेने का आरोप लगा और उन्हें लंदन में कैद कर दिया गया। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने राइटिंग स्टार्ट किया। उनने कई सारे बुक्स लिखे, एकिस लिखे और बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इस क्लियर, प्रैक्टिकल एंड थॉटफुल राइटिंग, क्योंकि वहाँ थॉटफुल वर्क लिखते थे। इस फेमस वर्क इंक्लूड्स इसे उनका फेमस वर्क है द एडवांसमेंट्स ऑफ लर्निंग और न्यून ऑर्गेनियम और न्यू एटलांटिक्स और उनकी डेथ 1626 में हुआ। तो दोस्तों अब हम मेटाफिजिकल पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट कौन कौन है? जॉन डन है, एंड्रयू मार्वेल है, हेनरी वेगम्स है, जॉर्ज हर्बर्ट है और रिचर्ड क्रेशियो है। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट क्या है? तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएम जिसे कहा जाता है जिस पर वह कॉन्सीट का यूज करते हैं, जो अपनी पोएम में बियॉन्ड की बातें लिखते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको जॉन डन की पोएम
पढ़ाकर बताता हूँ। तो दोस्तों जॉन डन बोर्न हुए थे 1572 में और डेथ हुए 1631 में। जॉन डन वॉज अ ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट। तो दोस्तों जॉन डन एक ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट थे जैकोबियन एज के। ही वॉज बोर्न इन लंदन। तो दोस्तों वहाँ लंदन में बोर्न हुए थे। ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बट डिड नॉट रिसीव अ डिग्री। तो दोस्तों वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी पूरी किया लेकिन उन्हें डिग्री नहीं मिली बिकॉज ही वॉज अ रोमन कैथोलिक। क्योंकि वहाँ एक रोमन कैथोलिक थे। ही बिकेम एन एग्रीरियर प्रीस्ट एंड वॉज अ अपॉइंटमेंट डियर ऑफ द सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन। इसके बाद उन्हें एंग्रीसियन प्रीस्ट नाम के एक प्रीस्ट ने अपॉइंटेड किया डीन ऑफ फ्लीट जो कैथेड्रल लंदन में है। इसके बाद उन्हें इस पोइट्री इज़ नोन फॉर डीप थाउट। तो दोस्तों इसके बाद वहाँ पोइट्री लिखने लगा। तो दोस्तों उनके पोइट्री में डीप थाउट है, लव है, रिलीजियंस है एंड द यूज ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। और वहाँ अपने पोएम में मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो अनयूजुअल कंपैरिजन लेते हैं। जैसे कि कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं करते जो ऐसे कंपैरिजन करने के सोच भी नहीं सकते, वहाँ ऐसा कंपैरिजन करते थे। इस लैंग्वेज इस इंटेलेक्चुअल, उनके लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल लेते हैं, इमोशन लेते हैं एंड फुल ऑफ विट। ही डेट इन 1631 और उनकी डेट 1631 में हो जाता है। तो दोस्तों जॉन डन की पोएम है आ वैलिडेशन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ जॉन डन की एक मेटाफिजिकल पोएम है कंपेयर टू लवर्स टू द टू लेग्स ऑफ द कंपास। तो दोस्तों इसमें जॉन डन जो रहते हैं वहाँ अपनी बिलोवेड से दूर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जॉन डन अपनी बिलोवेड को समझाते हैं कि हमारा जो लव है वहाँ स्पिरिचुअल है। इस कारण से हम कितने भी दूर जाए लेकिन हम एक साथ ही रहते हैं। वहाँ एक कंपास का एग्जाम्पल देते हैं कि कंपास की जो सेंटर है यहाँ हम दोनों है और यहाँ हमारी लेक है। तो दोस्तों जॉन डन ने कहा है कि हम कितने भी दूर जाए हमारे सेंटर एक ही रहता है, यानी हम फिजिकली दूर जा रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअली हम एक ही है। तो दोस्तों इस तरह के उदाहरण जॉन डन देते हैं। और इसके बाद उनका और भी पोएम है द सन राइजिंग अ पोएम सो दैट द ट्रू लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइम एंड द सन्स एंड अ इंटायर वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ भी एक जॉन डन का मेटाफिजिकल पोएट है। तो दोस्तों इसमें जॉन डन सन के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं और सन को कहता है कि तुम क्यों सुबह सुबह निकल जाते हो हमारी नींद खराब करने, हमारी प्यार को ख़राब करने। तो दोस्तों इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स सन के साथ जॉन डन करते हैं। तो दोस्तों इसमें जॉन डन ने अपनी लव को इम्पोर्टेंट दिया है इंटायर वर्ल्ड से। और इनका और मेटाफिजिकल पोएम है द प्ले यूज क्लीवर आर्ग्यूमेंट इज द रीजनिंग्स टू कन्विंस इस बिलोवेड। तो दोस्तों यहाँ एक फ्ली के बारे में बताता है, फ्ली यानी मक्खी। तो दोस्तों इसमें जॉन डन अपनी बिलोवेड को कन्विंस करता है। वहाँ अपनी बिलोवेड से कहता है कि एक मक्खी ने सबसे पहले तुम्हें काटा और उसके बाद मुझे काटा, यानी उसके बिलोवेड को काटा और जॉन डन को काटा। और उनकी जो खून है वहाँ जो फ्ली है, जो मक्खियाँ उनके अंदर यूनाइट हो गए यानी मिक्स हो गए। तो जॉन डन कहता है जैसे वहाँ ब्लड उस फ्ली के अंदर मिल गए वैसे भी हम भी, जैसे कि वहाँ ब्लड उस फ्ली के अंदर यूनाइट हो गए, हम भी फिजिकली यूनाइट हो गए। तो दोस्तों अब हम एंड्रयू मार्वेल के बारे में जान लेते हैं जो उनके बोर्न हुए थे 1621 में और उनकी डेथ हुई 1678 में। एंड्रयू मार्वेल वॉज इंग्लिश पोएट, वहाँ इंग्लिश पोएट थे, राइटर थे और पॉलिटिशियंस थे। ही वॉज बोर्न इन ऑन 31 मार्च 1621 इन इंग्लैंड।
मार्वेल इज फेमस फॉर इस ब्यूटीफुल पोएम। तो दोस्तों मार्वेल अपने ब्यूटीफुल पोएम के लिए फेमस है। लव, नेचर एंड लाइफ में उनकी पोएम राइट है। इस वेल नोन वर्क इंक्लूड उनकी वेल नोन वर्क है टू हिज कोई मिस्ट्रेस और द गार्डन। ही आल्सो सर्विस एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों यहाँ भी एक पार्लियामेंट के मेंबर थे। एंड्रयू मार्वेल डेट इन 16 अगस्त 1678। तो दोस्तों मैं एंड्रयू मार्वेल की डेट 16 अगस्त 1678 में हुआ, बट इस पोएट्री स्टिल स्टडीज इट एडमियर टुडे। लेकिन उनकी पोएम अभी भी पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों उनका पोएम है टू इज कोई मिस्ट्रेस, अ लव पोएम डेट इनकरेज इंजॉइंग लाइफ बिफोर टाइम पासेस अवे। तो दोस्तों यहाँ इस पोएम में एंड्रयू मार्वेल कहते हैं कि अपनी व्यूअर्स से इंकरेज करते हैं इंजॉइंग के लिए, लव के लिए, क्योंकि टाइम निकल रहा है, क्योंकि टाइम टेम्पररी है, इस कारण से अभी प्यार करो, बाद में डेथ हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने बिलोवेट को इंकरेज कर रहा है एंड्रयू मार्वेल इस पोएम में। द गार्डन। तो दोस्तों यहाँ भी एक पोएम है, आ पोएम दैट प्रीसेस्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आ पीसफुलनेस ऑफ द गार्डन। तो दोस्तों इस पोएम में नेचर के बारे में बताता है, नेचर की ब्यूटी के बारे में बताता है कि किस तरह नेचर में शांति रहते हैं। द होरेशियन ओट अपॉन क्राउनवेल रिटर्न फ्रॉम आइलैंड्स अप। तो दोस्तों यहाँ भी एक पोएम है, अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स पावर ऑफ द राइज ऑफ ओलिवर क्राउनवेल। तो दोस्तों यहाँ पोएम पॉलिटिक्स पावर को रिफ्लेक्ट करता है और ओलिवर क्राउनवेल के बारे में बताता है, जो प्यूरिटन एज में रीडर बनते हैं प्यूरिटन का। द डेफिनेशन ऑफ लव, अ लव अबाउट अ परफेक्ट बट इम्पॉसिबल लव सेपरेटेड बाय द फेट। तो दोस्तों द डेफिनेशन ऑफ लव, यहाँ भी एक पोएम है जो एक परफेक्ट लव के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ मिल नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी बिलोवेट है उनकी शादी हो जाते हैं और वहाँ सेपरेट, वहाँ अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ मिल नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ भी एंड्रयू मार्वेल की पोएम है। तो दोस्तों इसके बाद इस एज की एंड कैसे हुई हम ये जान लेते हैं। द एंड ऑफ द जैकोबियन एज कम इन 1625 में इस एज की एंड हो जाते हैं, क्योंकि इस ईयर 1625 में किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है। आफ्टर इस डेथ इस सन, इसके बाद उसकी बेटा 4-5 किंग्स बन जाते हैं। और इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा एंड एक्सप्लोरेशन ग्रेव ग्रीडली फेमस राइटर लाइक विलियम शेक्सपियर एंड बेन जोन्स हैव रिटन मैनी इंपॉर्टेंट वर्क। तो दोस्तों जैकोबियन एज में बहुत सारे वर्क लिखे गए, जैसे कि विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन, इन्होंने ऐसे बहुत सारे वर्क जैकोबियन एज में भी लिखे थे। लेकिन जब किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है, इनके बाद कॉलोनियल एज की बिगिनिंग हो जाते हैं, बिगिनिंग ऑफ द न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। तो इस एज में न्यू पॉलिटिकल और सोशल चेंज होते हैं कोर्टलिंग्स और पार्लियामेंट के बीच। तो दोस्तों आई होप आपको जैकोबियन एज समझ में आ गए होंगे। अगर जैकोबियन एज समझ में आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।